अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बीजिंग में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाली हालिया फ़ौजी परेड एक बड़े और शानदार फ़ौजी ताकत के साथ साथ दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम भी था। इस परेड में चीनी, रूसी और शुमाली कोरिया के सुदूर का शाना बशाना खड़े होना अमरीका और यूरोप के असर व रसूख के ख़िलाफ़ एक वाज़े इंतबाह भी था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़े किया कि दुनिया अमन या जंग के दरमियान फैसले के दहाने पर है। इस परेड में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और ईरान के सदर भी शरीक थे, जो मगरबी दुनिया के खिलाफ इत्तेहाद का मजहर था। यूरोप और अमरीका ताकत के इस भरपूर मुजाहरे से सख्त परेशान है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे अमरीका के खिलाफ साजिश तक करार दे दिया है। इस तारीखी मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहली सफ में शामिल थे, जबकि नरेंद्र मोदी को फौजी परेड में शिरकत की दावत नहीं दी गई। शहबाज शरीफ की शिरकत को लेकर भारतीय मीडिया उतावला हो गया, जबकि मोदी की खिफ़त हर गुजरते दिन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया जानती है कि 10 मई की पाक भारत मुख्तसर जंग के बाद दुनिया भर में मगरिब की अस्करी टेक्नोलॉजी की धाक को न सिर्फ धचका पहुंचा, बल्कि चीन ने इस मैदान में भी अपनी बरतरी साबित कर दी और अब मगरिब को मुतबादिल क़यादत का वाज़ेह पैगाम भी पहुंचा दिया। तो तेज़ी से बदलते हालात पर सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? इस मामले को हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, दिफाई तज्ज़ियाकार, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शाज़िया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। क्या वाकई इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है और क्या वाकई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है लिखा जा रहा है? क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। एक बड़े मशहूर अमरीकी तारीखदान हैं ग्राहम एलिसन। उन्होंने चंद साल कबल एक बड़ी मार्कतुल आरा किताब तहरीर की, जिसमें उन्होंने पिछले तकरीबन आप समझें कि 2 से 2,500 साल के दौरान जो 20 से 25 दफ़ा दुनिया के आलमी निज़ाम में तब्दीली आई है, उसका एक तज्ज़िया पेश किया। और जो बुनियादी तौर पे रियलिज्म की थ्योरी है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, उसका बुनियादी जो अजम्पशन है वो यही है जो आपका सवाल है कि जब भी आलमी निज़ाम एक आलमी ताकत तश्कील देती है और उस आलमी, ताकि अपनी वैल्यूज़ और मफादात को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके, तो जब कोई मुतबादिल ताकत जो है उसका ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट करती है, जिसके जरिए से उसकी वैल्यूज और इंटरेस्ट को चैलेंज किया जाए, तो एक आलमगीर जंग होती है। ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मैं इस हवाले से इतना मतलब तशवीश में मुब्तला 3 वजह से नहीं हूँ। नंबर 1 ये कि देखिए, ये एक हकीकत है कि दुनिया का जो माशी निज़ाम है और जो खुशहाली और वसाइल का तवाजुन है, वो बतदरीज मगरिब से मशरिक की जानिब शिफ्ट हो रहा है। ये एक हकीकत है जिसके हवाले से मगरिब में तशवीश पाई जाती है। मिलिट्री बिल्डअप भी आपने देख लिया है चीन में। और तीसरी बात यह कि एक BRI की नज़र में के जरिए से एक इंडस्ट्रियल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल चेन भी इमर्ज कर रही है। ब्रिक्स के नतीजे में एक डी-डॉलराइजेशन की तरफ भी पेशकदमी नजर आ रही है। तो ये 3-4 चीजें यकीनन मगरिब के लिए तशवीश का बायस हैं। अलबत्ता 2 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन नहीं की जा सकती कि तीसरी जंग अजीम इमिनेंट है, और वो ये है कि पिछले कोल्ड वॉर या किसी और मल्टीपोलर या बाईपोलर सिस्टम के मुकाबले में एक मुनफरिद 2 चीजें इस वक्त ये हैं कि चीन का राइज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, चीन एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम पर बेस सोसाइटी है, लेकिन उसका इकोनॉमिक राइज कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है। और वो साथ ही साथ मगरबी दुनिया के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती और इंटरडिपेंडेंस पर मुनहसिर है। तो G7 या मगरबी ताकतें, खुसूसन नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप,
कि मार्केट का अनइंटरप्टेड एक्सेस जो है वो चाइना के इकोनॉमिक राइज की एक बहुत अहम जरूरत है। इसलिए आखिरी बात, चीन जो है वो अपनी कैपेबिलिटी, वसाइल और ताकत में तो इजाफा कर रहा है, लेकिन वो भी इस एहतियात का मुजाहरा कर रहा है कि डायरेक्टली आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली या मिलिटरीली वो मगरिब को थ्रेट या चैलेंज करने से एहतराज बरत रहा है। ठीक है डॉक्टर शाजिया, ये जो पैराडाइम शिफ्ट इस वक्त चाहे वो अस्करी हवाले से हो, मालियाती निज़ाम के हवाले से हो, जो देखा जा रहा है, और जो शिफ्टिंग है फ्रॉम यूरोप टू मशरिक़ की तरफ अगर हम देखते हैं, तो क्या ये यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को, बिलखुसूस अमरीका को, या इनफैक्ट अगर कहें वेस्ट को कबूल होगा, और अगर उनका रिएक्शन क्या होगा, एक तो मुतबादिल मुमकिन रिएक्शन क्या होगा और वो कितना, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, मैं मोहम्मद अली साहब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी, पूरी तरह से एग्री करते हुए कि ये जो है कि जब एक ताकत उभर रही होती है और दूसरी कमज़ोर हो रही होती है, तो दोनों का टकराव हर सूरत में बनता है। बहुत बड़े एडवोकेट हैं प्रोफेसर मीरशाइमर इस आइडिया के, जो कि टोटल बेस्ड है थेसोडियस की पॉलिसी पे, और इवन उसके साथ मंसूब है, जो और रिसर्च वाले कहते हैं कि जी उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें कि अगर एक ताकत उभर रही है और दूसरी जो है वो जवाल की तरफ है या कम हो रही है, तो दोनों का टकराव जो है वो हर सूरत में होना ही है। तो वो टकराव सिर्फ उस सूरत में, मेरा ख्याल ये उस सूरत में हो सकता है जब दोनों ताकतें ताकत चाहती हो, यानी हेजमॉन बनना चाहती हो पूरी दुनिया का, या यूनिपोलैरिटी में जैसे पहले ब्रॉडर वेस्ट जो है वो एक पोल था और उसने पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने आप को सेंटर बनाया हुआ था और पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द थी। और अगर उसके अगेंस्ट इस वक्त पैरेलल भी जो ताकत उभर रही है उसका यही एजेंडा हो, तो फिर तो टकराव की कोई सूरत निकलती है। लेकिन जैसा कि मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि दूसरी जो ताकत है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ही लेके आ रही है, क्योंकि वो उनकी हिस्ट्री जो है, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस मौके पर टकराव उनको भी 100-150 साल पीछे ले जाएगा। ये टकराव न्यूक्लियर होगा, इससे कम ये क्या हो सकता है। तो वो उनकी तरक्की उसमें क्या होनी है, जो उन्होंने अचीव किया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो पहला वर्ल्ड ऑर्डर है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन पे हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, बेस करता हुआ, वो जीरो सम सिक्योरिटी पे बेस करता है, वो टोटल सम सिक्योरिटी पे बेस करता है, जिसका मतलब ये है कि मेरी सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आप सिक्योर नहीं, आपको मैं बुली करूंगी, हरेस करूंगी, कमजोर करूंगी, तो मैं खुद को सिक्योर फील करूंगी। यही हम इससे पहले एक्सपीरियंस करते आए। और साथ में मैं अलायंसेस बनाऊंगी जो कि डिफेंस बेस्ड हो। लेकिन उससे पैरेलल जो वर्ल्ड ऑर्डर पेश किया जा रहा है वो ये कह रहा है कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात है। आप सिक्योर हो, अपनी डिटरेंस आप पूरी की पूरी रखें, लेकिन आपकी सिक्योरिटी कंडीशनल नहीं होनी चाहिए आपके रीजन में, आपके नेबर के कमजोर होने पे। आप भी सिक्योर हो और साथ वाले को भी सिक्योर करें, और उसमें फिर इंक्लूड करें मल्टीपोलैरिटी, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके अंदर आप इक्विटेबल गवर्नेंस को और इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन को आप इंक्लूड करें। जब ये तीनों चीजें आप इंक्लूड करेंगे तो वो एक विन विन कॉपरेशन की तरफ लेके जाएंगे, और जब वो विन विन कॉपरेशन होगी तो उसमें इकोनॉमिक पहलू भी आ जाएगा। ओके, और इकोनॉमिक जी, मैं जरा मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये विन विन सिचुएशन की अगर बात करें या फिर इस पावर शिफ्टिंग की बात करें, इसमें क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने और यूरोप ने रूस के ऊपर, शुमाली कोरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की हैं, और ये तीनों वो ममालिक हैं जिनको चीनी सदर अपने साथ लेकर खड़े हुए। एक पूरा पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके हवाले से बात हो रही है। तो क्या इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं उठेगा? फिर दूसरा ये कि क्या इस वक्त यूरोप और अमेरिका जो है वो अपनी रिट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिट कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, अगर ये दूसरी एक ताकत उभरती है तो उसको कैसे मेंटेन रखेंगे? देखिए, अभी जिस तरह डॉक्टर शाजिया ने बहुत अहम तज्जिया किया, मैं उन्हीं की बात को और मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जो वेस्टर्न पावर का कॉन्सेप्ट है या जो उसका पैराडाइम है, उसके तीन पिलर्स हैं। एक तो ये जो वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट को वो प्रमोट करते हैं, और ऐसे इदारे और स्ट्रक्चर्स उन्होंने क्रिएट किए जिसके जरिए से वो अपनी नजरियात और अपने मफादात को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरी चीज जो वो करते हैं, जिस तरह मैडम ने भी कहा, वो अपने मिलिट्री अलायंसेस बनाते हैं।
और ये कोर्सिव और एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है। तो बुनियादी फर्क चीन के मॉडल का ये है कि वो पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव मॉडल है, वो एक्सक्लूसिव और एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल नहीं है। पहली बात ये है, जिसकी वजह से बल्कि मैं एक पहलू ऐड कर दूं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिलचस्प बात ये हुई है कि उन्होंने एक्सट्रैक्टिव पावर का एक रोल अपना लिया है, यानी कि अपने एलाइज को भी वो कोर्स करते हैं, उन पे भी माशी दबाव डालते हैं कि वो अमेरिकी मफादात को रिस्पेक्ट करें, अपने मफादात के ऊपर तरजीह दें। तो इसकी वजह से अमेरिका के जो अलायंस सिस्टम है पिछले 80 साल के दौरान, जो दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने तश्कील दिया था, वो भी किसी हद तक वीक हो गया है। और इसलिए अमेरिका की एबिलिटी के वो एक अलायंस के जरिए से, चाहे वो क्वाड हो, नेटो हो, उनकी मदद से चाइना को आइसोलेट, स्ट्रेंगुलेट और कोर्स कर सकें, उसकी ये एबिलिटी किसी हद तक कम हो गई है। और दूसरी जानिब चीन का जो मॉडल है, इसमें वो BRI के जरिए से 100 से ज्यादा यानी सर, चाइना जो है वो इस वक्त अस्करी और सिफारती दोनों महाज पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ आऊँगा। अब यहाँ पर जाहिर है कि इससे पहले सब जानते हैं कि भारत के ऊपर जो इतना प्रेशर अमेरिका कर रहा टैरिफ के हवाले से, और जो एडिशनल 25% लाइक ऑल टुगेदर 50% टैरिफ, वो रूस को किसी तरीके से काबू में लाने के लिए था, और उसके पीछे जो यूक्रेन वाला मामला आपके सामने। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जो है SCO इजलास में आते हैं और उसके बाद अमेरिका मजीद पाबंदियों के हवाले से बात कर रहा है, और अब तो ट्रुथ सोशल पे उनका एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि जो IT आउटसोर्सिंग है अमेरिकी कंपनियों की इंडिया से, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो एक प्रेशर बदस्तूर भारत के ऊपर मौजूद है। तो भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी इस वक्त? भारत की स्ट्रेटजी देखें, ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर उनका जो उनकी भी हिस्टोरिकल विजडम है, जो उनके भी सेज और ऋषि हैं, वो भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनकी इस जरूरत है, मोदी की जरूरत नहीं है। मोदी ने क्या किया है कि 30 साल से ज्यादा टाइम से अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया पे, और अपना हर गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को एक स्पेशल जो है वो स्टेटस देती है, अपने साथ रखती है, सिर्फ इसलिए कि इस रीजन के अंदर उनका एक बुलडॉग जो है वो मौजूद रहे, और चाइना को कंटेन करने के लिए जहां भी हमें फैसिलिटेशन चाहिए वो मिल जाए। और उसमें हुआ ये है कि उसमें इंडिया ने एक बदतरीन मिलिट्री शिकस्त देख ली है, और उस शिकस्त उससे संभल नहीं रही। पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर उस शिकस्त के अंदर तस्लीम कर लेते कि ट्रंप का कोई रोल है, और अगर है तो वो क्या है, तो इतने ही ट्रंप की डिमांड थी। यहां से वो अपने रिलेशन को खराब करते हैं और इसको ईगो की वॉर बनाते हैं, और उसमें जल्दी का तेल ये है कि बच्चों की तरह आप पिछले ऐसे नहीं, आप SCO में और ब्रिक्स में वैसे ही स्पॉइलर हैं, आप वहां पे होल हार्टेडली हैं नहीं, आप तो खैर क्वाड में भी इंडिया होल हार्टेडली नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में जाकर सिर्फ डोमेस्टिक ऑप्टिक्स के लिए जो अजीब किस्म की जो हग्स हैं और अननेसेसरी जो स्माइल्स हैं, वो देकर एक ऑप्टिक्स देना, तो ये तो फिर ट्रंप को सीधा चिढ़ाने वाली बात थी कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुमने जो 30-40 साल हम पे किया, हम तो फिसल के इस तरह से, इस तरह तो बच्चे भी नहीं करते हैं कि आपसे आज जो है वो दोस्ती खत्म तो दूसरे से मैंने कर ली है। मोदी को बिल्कुल नहीं चाहिए था कि वो अगर SCO पे गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा प्रिटेंड करते ग्रेसफुलनेस को, और वहां पे खड़े होकर जबरदस्ती घसीट के जफ्फियां लगाने की और जो है वो अनकंफर्टेबल किसेस करने की लोगों को, जिसको वेस्टर्न मीडिया बहुत बुरी तरह से दिखा भी रहा है, सबके सामने है, उसकी जरूरत नहीं थी। वो ऑप्टिक्स आपने अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दिए कि जी हम तो अभी भी रेलेवेंट हैं, हम तो अभी भी सेंटर्स जहां जाते हैं। मैं जरा मोहम्मद अली साहब से यही पूछूंगा कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उनकी ऑप्टिक्स थे, क्या कुछ मुश्किलात कम कर पाई वो नरेंद्र मोदी की? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी फ्रैंक और मुख्तलिफ इस हवाले से है कि मैं वज़ीर आज़म मोदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं सदर ट्रंप का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म मोदी का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भारत की जो असलियत है
वो पाकिस्तान के साथ साथ बाकी दुनिया, खुसूसन आलमी बरादरी और अमेरिका के सामने भी वाजे कर दी है। और उन्होंने अमेरिका की ये खुशफहमी और गलतफहमी दूर कर दी है कि भारत जो है वो चीन के खिलाफ उनका हरावल दस्ता बनने की ख्वाहिश, इरादा और सलाहियत रखता है। और ये गलतफहमी दूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने की है कि जनाब हम 3-4 घंटे की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में इनको तमाम आलमी ईमानों तक भागने पे मजबूर कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान से बचाओ। तो कल को ये चीन को क्या कंटेन करेंगे, क्या पिद्दी का शोरबा। तो इसलिए इस हकीकत को जानने के नतीजे में उसके एतराफ पे इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया कि थैंक यू जी, आपने इंडिया की हसलियत हमें दिखा दी। जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ बुनियादी चीज अमेरिका ने ये की है कि अब जनूबी एशिया की जानिब उनकी पॉलिसी और सोच यकसर तब्दील हो गई है। और ये एक रियलिटी चेक है जो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने में यूजफुल भी साबित होगा। और भारत को के साथ रिलेशनशिप को डाउनग्रेड भी किया गया है और साथ में चीन को भी ये मौका दिया गया है कि वो अपने एक इरिटेंट और एक थ्रेट को रिड्यूस कर सके। और चीन का जो लेवरेज अब भारत पे बढ़ेगा एंगेजमेंट के नतीजे में, उसके भी पाकिस्तान को 2 फायदे ये होंगे कि अब वो चाहे चीनी मफादात और इंडिविजुअल पे जो अटैक्स इंडियन प्रॉक्सी और टेररिस्ट करते हैं वो बायलैटरली भी चीन को उठाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ साथ चीन भी मसले कश्मीर के हवाले से मसालियत और डिप्लोमेसी का रास्ता उठाने के लिए भारत पे जोर दे रहा है। जी डॉक्टर शाज़िया, आपकी तरफ आऊँगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी इस परेड में मौजूद थे और ज़ाहिर है कि यूरोप और अमेरिका इसके ऊपर खफगी का भी इजहार कर रहा है। उन्होंने जो है इस पूरी फौजी परेड जो है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो तारीख़ के खुशगवार तरीन एरा में शामिल होते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या है इसमें, प्लीज? पाकिस्तान जिस तरह से नेविगेट कर रहा है उसको वैसे ही करना चाहिए। हमारे चाइना के साथ बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत देर पा जो हैं दूर रस किस्म के रिलेशन हैं, वो वैसे ही रहेंगे, वो स्ट्रेटेजिक रहेंगे, वो लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे। और वेस्ट के साथ हमारे हमेशा ही ट्रांजैक्शनल रिलेशन है और हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ट्रांजैक्शनल बेस्ड रिलेशन है। उसमें हमें फ़ायदा ये है कि ट्रंप हमें, अब अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो ट्रंप जो हैं और उनकी कैबिनेट ज़हनी तौर पे ये समझती है कि वक्त चेंज होने वाला है और हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक जो तकरीर है उसमें ये कहा भी कि हम अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें हमें फ़ायदा ये है कि अगर हम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को, जैसे कि हमने इंटैक्ट रखा हुआ है, अपनी अपनी अलायंसेस बनाते रहेंगे, अलायंसेस लाइक विन विन कोऑपरेशन करते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम है। ना चाइना को प्रॉब्लम है कि हमारे अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन कैसे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को भी इससे कोई प्रॉब्लम है। अमेरिका को हमारे से चाइना के अगेंस्ट कोई उम्मीद कभी भी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत कैटेगोरिकल रहे हैं, हम बहुत अर्नेस्ट हैं इस चीज़ के बारे में। और उसमें फिर इस खिते के अंदर जो है ख़ास तौर पे ये जो एक शिफ्ट आएगी, उस शिफ्ट में फिर ये जो इंडिया है वो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच के साथ फिर इस खिते का इजराइल बन जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इस तरफ चीज़ों को लेके जाएगा जब चीज़ें और ख़राब होंगी। उसकी सुनी तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके पास फिर ऑप्शन और कोई नहीं बचती है कि जहाँ पे एक इतना बड़ा पावर शो है जो मिलिट्री परेड है, जहाँ पे 3 नेटो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, 26 SCO के ममालिक हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एवेन्यू था जहाँ पे 100 के हिसाब से बायलैटरल जो हैं वो एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो सिर्फ परेड नहीं थी। तो उसमें एक तो ये कि एक ह्यूमिलिएशन के आपको एक्सक्लूड किया कि जी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, और जो आपका एलआई है वो आपको ऑलरेडी कह रहा है कि अब क्वाड की मीटिंग इंडिया में होनी है, ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं आऊँगा। तो इसमें ये इसकी आइसोलेशन होने पर भी पाकिस्तान को बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत राइट ट्रैक पे है और हमें इसी अप्रोच के साथ ही चलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका भी, और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि खुद अमेरिका में खुद ट्रंप के कैंप में इस सूरत हाल को किस तरह से देखा जा रहा है। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और वाशिंगटन डीसी से रिपब्लिकन लीडर साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारड़ साहब, चीन जिस तरह अस्करी और सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहा है, क्या वाकई आप समझते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, और क्या वाकई यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए ये बाइस तशवीश है? मैं टोटली एग्री करूंगा, बल्कि इस परेड के बाद इस वक्त यूरोप और अमेरिका दोनों सोच में गुम है। जिस तरीके से आर्मामेंट्स का उन्होंने नुमाइश की वहां पे, जिस तरीके से उन्होंने जो नए मिसाइल सिस्टम और नए टैंक्स और दूसरा जो सारा कुछ इंट्रोड्यूस कराया है, इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्ट जो है वो तकरीबन सच वक्त के कितना चाइना जो है कितना एडवांस हो चुका है, ये उनका मसल उनका पावर शो था। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें ये थी, जो नई ग्रुपिंग हो रही है उसमें एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन का होना और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियन सदर का होना, और फिर उसके बाद एक उस एरिया के अंदर जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिकैलिब्रेशन, भारत का वहां पे ना होना। ये कई चीजें नए इशारे आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस अ न्यू प्लेयर इन द टाउन एट द सेम टाइम। चाइना हैज प्रूवन, पहले भी आपने देखा होगा कि 10 मई वाले दिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट का एक बेहतरीन जो है उसका इस्तेमाल किया, दुनिया अभी तक सकते में है उस वजह से भी। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस परेड इज वर्थ थिंकिंग अबाउट इट कि वेस्ट आगे कहां जाएगा। अमेरिका तो तारड़ साहब, आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका में जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वहां से इस मामले को देख रहे हैं, और क्या मुमकिना जो उनका रिएक्शन होगा, क्योंकि इन भारत के केस में तो अब आ गया ना, सामने आ रहा है कि जनाब हो सकता है कि आईटी कंपनीज की जो आउटसोर्सिंग है उस पर भी पाबंदी लगने की बात हो रही है। ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्रंप का जो है वो बयान सामने आया, तो कितना सीरियस ले रहा है अमेरिका इसको? अमेरिका इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी ने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत पे नहीं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट, एक बंदा अपनी एक जो पर्सोना क्रिएट किया गया था, एक अब बंद गली में बंद होता नजर आ रहा है। उसकी वजह से अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ज्यादा सर्दमोरी का शिकार है हर फील्ड पे। बल्कि अमेरिका का साइन देख के यूरोपियन यूनियन भी पीछे हट रही है। यूरोपियन यूनियन को देखकर इस वक्त मिडल ईस्ट है वो भी सोच में मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ना सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशंस एप्पल और दूसरी कंपनियों को कह चुके हैं कि आप भारत नहीं जाएंगे। इस वक्त आपके देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर आईटी रिलेटेड 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आते थे। अब वो दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल स्नब किया है, उनको जिस तरीके से उनकी पॉलिसी से डिसएग्री, और फिर एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। आपने एक चीज तवज्जो दी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हर चीज के साथ वर्ल्ड ट्रेड इस्तेमाल करते हैं। वो भाग भाग के रशिया जाके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ट्रेड गैप जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, और अब भारत को इस चीज का भारी कीमत अदा करनी होगी। ठीक है सर, ये तो आपने भारत के पर्सपेक्टिव में तज्जिया दिया ना। अमेरिका जो है वो जो इस वक्त चाइना का मूव है, चीन का मूव है, बिलखुसूस वो तमाम ममालिक जिनके ऊपर अमेरिका ने और यूरोप ने इक़्तिसादी पाबंदी लगाई है, अब नेमली अगर बात करें शुमाली कोरिया के हवाले से, ईरान के हवाले से या फिर रूस के हवाले से, उनको अपने साथ खड़ा किया हुआ है। तो अमेरिकन थिंक टैंक वो किस तरह से देख रहा है, क्या मुमकिना इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा? देखें, अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिकन थिंक टैंक की माजी की पॉलिसी सारी गलत नजर आ रही है। देखें, के स्ट्रीट के ऊपर ज्यादातर दफातर मौजूद हैं थिंक टैंक्स के, वो अमेरिका को घसीट कर इराक लेके गए, वो बैकफायर किया उन्होंने। और उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान का जो एक जंग थी, जिस तरीके से वहां से बैकफायर हुआ। तो अभी मेरे ख्याल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस जो थिंक टैंक्स की पॉलिसीज पे इतनी तवज्जो नहीं देते, अपने आर्मी पेंटागन के आर्मी जनरल्स की बातें सुनते हैं। और नेशनलिज्म जिस तरीके से अभी तक मेरा जो तज्जिया ये है कि जब से बाइडन का इनखला अफगानिस्तान से था, पेंटागन डिमोरलाइज था, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का अंदिया दे चुके हैं। अमेरिका इनोवेशन पे अपना एज लूज करता नजर आ रहा है, इन्हीं चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक्स इस वक्त अगर देखा जाए तो वो भी सोच में
इस वक्त गुम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी अपनी कोशिश की कि रशिया चाइना अलायंस को तोड़ा जा सके, लेकिन अभी तक उनको कोई खातिर खा कामयाबी नजर नहीं उनको नहीं हासिल हुई। लेकिन फ्यूचर में वो अल्टीमेटली ये उनका एक गोल है कि चाइना रशिया अलायंस किसी तरीके से खत्म हो सके। ओके, अब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो है वो तारीख के खुशगवार तरीन सतह पे इस वक्त ताल्लुकात हैं, और इस नए सफ़बंदी में ज़ाहिर है कि एक आयरन हमारा एक रिलेशनशिप है आयरन क्लैड का। ये बताइए कि किस तरह से अमेरिका देख रहा है पाकिस्तान को। देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हिस्टोरियन 10 मई को एक बहुत बड़ा कारनामे के तौर पे उसको लिखेंगे, और वाकई ही 10 मई के बाद आपकी किस्मत तब्दील हो चुकी है। कौम पर उम्मीद है, कौम खुश है, कौम के पास वलवला है आज। और जो दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपको हर जगह से पिज़राई मिल रही है, रिमार्केबल। मेरा जो अपना अंदाजा है इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्रिज का एक रोल अदा करेगा। 1970s में जब आपने चाइना और अमेरिका की सुलह कराई थी, मुलाकातें कराई थी, वही दौर वापस मेरे ख्याल में अमेरिका चाइना को ब्रीदिंग रूम देगा, सी पैक को इग्नोर करेगा, और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के दरमियान एक भरपूर रोल अदा करेगा। मैं ये समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ बिजनेसमैन, और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी और जंगों का मुकाबला ट्रेड के साथ किया जाना चाहिए। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी उसी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। देखना यह है कि वो किस हद तक कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारड़ साहब, वाशिंगटन DC से रिपब्लिकन लीडर। नाज़रीन, अब ज़रा कुछ मौसम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मानसून के जो स्पेल दर स्पेल आए हैं, और अब आगे क्या सूरत हाल बनने जा रही है, अगले 3, 4, 5 दिन कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो पानी का बड़ा रेला जो है वो इस वक्त सिंध के दरियाओं में और सिंध के जो हमारे बैराजेज़ हैं वहाँ पर पहुँच चुका है। क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अंजुम ज़ैगम साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और अंजुम ज़ैगम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो सैलाबी रैलों की कैफियत है, इस वक्त सिंध पहुंच चुके हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सैलाब की बात है तो इस वक्त सिंध के तीनों बैराजों यानी कि गुद्दू, सक्खर और कोटरी पे निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम पंजनत पर इस वक्त जो है वो हाई लेवल फ्लड है, जो कि आने वाले 2 रोज के दौरान जो है गुड्डू तक पहुंच जाएगा। ओके, और उसकी इंटेंसिटी के हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखें जी, ये तकरीबन हाई लेवल का फ्लड है, और गुड्डू बैराज में तकरीबन 7 लाख क्यूसेक पे हाई लेवल फ्लड बनता है। और ये जो आ रहा है वो कितना पानी लेकर आ रहा है, कुछ अंदाजा है? जी एक्सपेक्टेड यही होगा कि 7 लाख या 7.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है फर्स्ट जो है वो गुड्डू को तकरीबन 7 तारीख तक टच करेगा। ओके, इस दौरान मौसम कैसा रहेगा? मौसम के हवाले से बात कीजिए, बारिशों के हवाले से, क्योंकि इन जनरल ये देखा जा रहा है जहां जहां पर ये रेला जा रहा है वहां पर बारिशें हो रही हैं और फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। जी ऐसा है कि 6 तारीख की शाम से मॉनसून हवाएं जो हैं वो दोबारा सिंध में अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं, और इस बात की तवक्को है कि 6 तारीख की शाम रात से लेकर 10 तारीख तक जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिश होगी, जिसमें जो सदर्न हाफ ऑफ सिंध है, जिसमें आपका थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, टंडोलायार, टंडो मोहम्मद खान, दादू, उसके बाद नीचे आ जाएं तो बद्दीन, ठट्ठा, सुजावल और कराची में जो है वो इस दौरान मौसलाधार से शदीद मौसलाधार बारिश की भी तवक्को है। यानी मौसलाधार से शदीद मौसलाधार, ये आप कराची की जो बात कर रहे हैं कब आप देख रहे हैं, ये 7 से 10 कह रहे हैं या 6 से 10? देखें, कराची के लिए तवक्को इस बात की है कि 7 तारीख की शाम में जो है वो कराची के मुज़ाफ़ात में कुछ बारिश के इम्कानात बनेंगे, जबकि 8, 9 और 10 तारीख जो है ये कराची के लिए वेदर के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा एक बार फिर? जी बिल्कुल, क्योंकि तवक्को इस बात की है कि 1 से 2 जो है वो अच्छे यानी कि मूसलाधार बारिश के स्पेल होंगे। तो आपको पता है कि कराची में अगर 40 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो रोड्स पर पानी खड़ा हो जाता है और अर्बन फ्लडिंग की सी कैफियत हो जाती है। ताहम जो आने वाला सिस्टम है वो काफ़ी हद तक मजबूत है, तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ओके, अब इन द लाइन आप मजीद कितने सिस्टम देख रहे हैं और ये कब ये सिलसिला जो है रुकेगा मानसून का? देखें, मोस्टली ऐसा होता है कि पाकिस्तान में 15 सितंबर के बाद जो है वो मानसून रिट्रीव करना शुरू कर देता है,
ताहम अब तक के मुताबिक तो यही लग रहा है कि ये सिंध में शायद आखिरी स्पेल होगा। ताहम 15 तारीख से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। ओके, और दूसरा ये कि ये जो इस वक्त हमने पाकिस्तान में जिस तरह का मौसम देखा थ्रू आउट, आप क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगे? अब हमें इसी तरह रहना होगा और आने वाले सालों में ये सूरत हाल और ज़्यादा संगीन हो सकती है? देखिए, मैं अभी डाटा एनालाइज कर रहा था और पास डाटा देख रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के तीनों मशरकी दरियाओं में एक साथ सैलाबी कैफियत पैदा हुई है। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। अमूमन ऐसा होता था एक या दो दरियाओं में एक साथ जो है वो सैलाबी कैफियत होती थी। ताहम ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के तीनों मशरकी दरियाओं में एक साथ सैलाबी कैफियत पैदा हुई है और आने वाले टाइम में हमें इन चीज़ों के साथ ही सरवाइव करना है। नहीं तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या देख रहे हैं? ये मतलब अचानक मौसम, उसके पीछे भी तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज की ही वजह से ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि टॉप है, जो कि हमारे ईस्टर्न दरियाओं के कैचमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का जो इलाका है और जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे ऑल टुगेदर एक साथ जो है वो टॉरेंशियल रेन्स हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे तीनों जो मशरकी दरियाओं में दरिया हैं उनमें एक साथ जो है वो शदीद किस्म का सैलाब आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम जैगम हमारे साथ मौजूद तजिया पेश कर रहे थे आने वाले दिनों जिनमें बात की जा रही है बिलखुसूस 7 से 10 तारीख जो है 10 सितंबर जो है वो इंतहाई अहम है और ये सिस्टम जो है वो मज़ीद मजबूत होगा और उसके साथ सिंध भर में बारिशों बिलखुसूस कराची के हवाले से जो कहा जा रहा है वो 7 तारीख से 10 तारीख जो है वो इंतहाई अहम होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।